नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से हैं मेरे सहयोगी पूजा भारद्वाज। दिल्ली में लगभग हर अस्पताल इस वक्त हर एक सांस के लिए हाँफ रहा है, क्योंकि लगभग हर अस्पताल में ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत है। हम इस वक्त समा अस्पताल में खड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है, डिजिटल नोटिस बोर्ड में, कि हम नए पेशेंट्स एडमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की ज़बरदस्त कमी है। यहाँ के जो मरीज़ जहाँ पर एडमिट हैं उनके परिवार वालों को बोल दिया गया है कि आप अपने ऑक्सीजन के इंतज़ाम खुद करें या फिर अपने मरीज़ को घर ले जाएं। इनसे अंडरटेकिंग भी साइन करा ली गई है, जिसमें इनसे ये लिखवाया गया है कि आपके मरीज़ की अगर ऑक्सीजन की कमी से मौत होती है तो उसके ज़िम्मेदार सरकार होगी, उसका ज़िम्मेदार अस्पताल बिल्कुल भी नहीं होगा। आपसे क्या लिखवाया है इन्होंने? उन्होंने ये लिखवाया है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है और हमें सप्लाई नहीं हो रही है। अभी ये पता लगा हमें कि जो ऑक्सीजन के लिए इनको अलॉट किया गया था, जो वेंडर, वो वेंडर है ही नहीं। सरस्वती नाम का वेंडर बनाया था जो बंद है, चला नहीं, शटर डाउन है। तो अब आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर, जो यहाँ से यहाँ से पता लगा कि ये गए थे कि हमको हमारा वेंडर कौन है, वेंडर नहीं है, तो उनको एक IAS ऑफिसर ने बताया कि 4 सिलेंडर दान में दे दो, 4 सिलेंडर दान में दे दो, ये कहा दान में दे दीजिए। तो आप समझिए ये हालात। और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो पूजा इंतज़ाम कर रहे हैं कि कैसे अपनों के लिए सिलेंडर अरेंज करें तो उनकी जान बचा सके। सोचिए, हर एक सांस, जिनके मरीज़ हैं, इनकी पत्नी एडमिट हैं, किसी का आपकी मदर एडमिट हैं, तो सोचिए ये लोग कितने असहाय बाहर खड़े हुए हैं। सोचिए जब अस्पतालों को पूजा सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं तो ये व्यक्तिगत तौर पर सिलेंडर कैसे अरेंज कर सकते हैं? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? और पूरी दिल्ली में इस वक्त कहा जाए, केंद्र सरकार कहती है दिल्ली सरकार को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, दिल्ली सरकार कह रही है हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जितना हमें ज़रूरत थी। तो तमाम चीज़ों को लेकर इस समय खींचतान चल रही है, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ पर ज़मीन पर हालत बेहद ख़राब है। लोग असहाय बाहर खड़े हुए हैं। इनको अस्पताल से कह दिया गया है कि अपने मरीज़ को लेके जाइए या फिर ऑक्सीजन का इंतज़ाम करिए, और अगर अस्पताल में मरीज़ की मौत हो जाती है ऑक्सीजन की कमी से तो उसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की नहीं होगी। अब इस खींचतान का जो पूरा मामला है वो दिल्ली हाई कोर्ट में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक बार फिर ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर के केंद्र सरकार को झाड़ लगाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है नोटिस जारी कर कि कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। आपको बता दें कि 1 मई को हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन वितरित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑक्सीजन देने के आदेश पारित किया था। अब हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिकारियों को अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। तो सौरभ, मेरे सहयोगी बता रहे थे किस तरह से दिल्ली ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही है, और इस वक्त मुंबई की हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुंबई में कोशिश हो रही है, जिस तरह से संक्रमण के मामले नीचे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की, जैसे जैसे डोजेस इनके पास आ रहे हैं BMC के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश हो रही है। और इस वक्त हम मुंबई के दादर इलाके में हैं, और ये देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर इसे बनाया गया है। ये एक कोहिनूर सोसाइटी इमारत है, उसके पार्किंग लॉट में इस वक्त हम मौजूद हैं। पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं, कतार से आपको गाड़ियां नजर आ रही होंगी। गाड़ियों के अंदर ही लोग बैठकर यहाँ पर टीका लगवा सकते हैं, और इस तरह की फैसिलिटी पहली बार देश में आप कहीं देख रहे हैं। ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जो लंबी कतार होती थी और जो 45+ लोग वहाँ पर पहुँचते थे, उनमें से कई लोग चलने में असमर्थ होते थे, शारीरिक तौर से असमर्थ होते थे। उनको देखते हुए और सीनियर सिटीजन को देखते हुए उनको संक्रमण से बचाने की एक मुहिम कोशिश की है BMC ने शुरुआत करने की। आज पहला दिन है और कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपने अभी तक टीका लगवाया नहीं है, आप कतार में हैं। इस BMC के इस ड्राइव को लेकर आप क्या कहेंगे? Yeah, it's a fantastic arrangement. Definitely, it is a very good arrangement, and we are very happy and excited, and we are very comfortable. बहुत अच्छा है। आप सेकंड डोज लगवाने आए हैं? या सेकंड डोज लगवाए। तो पहले डोज में आपने लंबी लाइन देखी होगी, लंबी कतार देखी होगी। Yeah, very comfortable, and we are very confident, and we are feeling very safe in driving vaccination. आपके साथ मेरा हस्बैंड है। आपके हस्बैंड है। आप क्या कहेंगे सर? Yeah, it is excellent arrangement, especially for the first day. I think a very good job done. Keep it up. Please do it. Tell the organizers to do, the BMC people to do in the other wards respectively. The senior citizens will be definitely benefited, and they will be very grateful to BMC.
जी बिल्कुल। तो आप देखें जो यहाँ पे लोग हैं वो ये मानते हैं बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर इतनी लंबी कतार थी तो एक डर भी था, संक्रमण का खतरा था। उसको देखते हुए बीएमसी की जो ये पहल है उसको लोग पसंद कर रहे हैं और इस तरह से अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बीएमसी की कोशिश ये है कि और भी जो बड़े पार्किंग लॉट्स हैं मुंबई के, वहाँ पर और भी ऐसे सेंटर्स बनाए जा सकते हैं। तो इन्हीं तस्वीरों से हमने आपको दिखाया है किस तरह से मुंबई में वैक्सीनेशन की मुहिम को बढ़ाया जा रहा है। और अब आपको हम बताते हैं उत्तर प्रदेश की एक खबर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक परवाना गांव है जहां पंचायत चुनाव के दौरान 15 दिनों में 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इनमें कोविड के लक्षण थे, हालांकि कोविड का टेस्ट इनका नहीं हुआ था। इस हादसे के बाद अब सरकार जागी है और जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो यूपी के गाँव में टेस्टिंग मुहिम चला रही है। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। एनडीटीवी की टीम जब बुलंदशहर से 18 किलोमीटर दूर परवाना गांव पहुंची तो कोरोना जांच कराने के लिए हो रहा अनाउंसमेंट दूर से हवा में गूंज रहा था। सबसे पहले हम नज़ाकत सैफी के घर पहुंचे। 28 साल के नज़ाकत फरीदाबाद में कारपेंटर का काम करते थे। पिछले लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई तो गांव में अपना काम शुरू किया। बीमार हुए, सांस में दिक्कत हुई, 2 अस्पतालों में भर्ती हुए, लेकिन 22 अप्रैल को गुजर गए। ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिला था, इसलिए हार्ट की जो प्रॉब्लम हुई है, हार्ट अटैक हुआ। कभी भी उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, ना बीपी हाई था कभी भी उसका, नॉर्मल सिचुएशन। बाइक पे गया ट्रीटमेंट लेने के लिए, ना कि कोई एम्बुलेंस में। परवाना गांव में भूरो देवी की चिता जलाई जा रही है। उनके भी कोरोना से मरने का अंदेशा है। गांव वालों ने हमें गांव के 18 लोगों की लिस्ट और तमाम लोगों की तस्वीरें दी जो उनके मुताबिक पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना फैलने से मर गए। उसको अचानक पसीना आया, पसीना आने के बाद में वो ठंडा हुआ। 16 साल का सुमित भी उन्हीं में से एक था। 2 अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अपनी उम्र का 17वां साल नहीं देख पाया। तुरंत औरंगाबाद लेके गए। औरंगाबाद ले जाने के बाद में उसको एक ड्रिप लगाई। ड्रिप के बाद में उसके एक दर्द हुआ अचानक। दर्द में उस डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं मिली। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ भी उसने ड्रिप लगाई, इंजेक्शन लगाया, वहाँ भी कोई रिलीफ नहीं मिली। फिर हम और बुलंदशहर ले जा रहे थे, रास्ते में चरौरा जाके उसने दम तोड़ा। परवाना के शिव मंदिर से गांव के लोगों के लिए कोरोना की जांच कराने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां जांच करने पहुंच गई है, लेकिन जो बिना जांच मर गए उनकी मौत की आधिकारिक वजह पता नहीं चल सकेगी। एक टीम लगा दी है, पूरे गांव में हर एक व्यक्ति का चेकअप करेंगी। जो भी किसी को भी कोई दिक्कत है उसके लिए वहीं पर दवाई का वितरण भी किया जाएगा और इनकी कोरोना से संबंधित जांच भी की जाएगी। अगर मृत्यु का और भी कारण, क्योंकि मृत्यु का कारण वहाँ से कोरोना पेशेंट निकले नहीं है ज़्यादा, तो उनकी भी जांच की जाएगी, कुछ और कारण तो नहीं है। पंचायत चुनाव में प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। पहले चुनाव प्रचार, फिर मतदान, फिर काउंटिंग, हर चरण में भीड़ उमड़ती रही। कई जगहों पे संघर्ष भी हुए। यही नहीं, बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों को किराया देकर वोट डालने के लिए बुलाया गया, जो बाहर से कोरोना लेकर आए और गांवों में फैला गए। अगर इन गांवों में पंचायत के चुनाव 2-3 महीने टाल भी दिए जाते तो लोकतंत्र को कोई बड़ा खतरा नहीं पैदा हो जाता, लेकिन तमाम लोगों की जानें बच सकती थी जो अब कोरोना के शिकार हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब इन गांवों के लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बुलंदशहर में मनीष शर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन जैसे हालात हैं। कुछ राज्यों ने लॉकडाउन कर भी दिया है, जिसका सीधा असर रोजगार पर पड़ा है। लोगों की नौकरियां गई हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अब तक लॉकडाउन से देश में 72,50,000 लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा की यह रिपोर्ट। दिल्ली में 10 मई तक लॉकडाउन है। बिहार में 15 महीने तक लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा में भी लॉकडाउन है। यही स्थिति कई दूसरे राज्यों की है। कई राज्यों में कारखाने फिर से बंद हैं। मजदूर
फिर से घरों को लौट रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का कहना है, इस नए दौर में सिर्फ अप्रैल महीने में मार्च के मुकाबले करीब 70 लाख नौकरियां चली गई। इनमें से 28 लाख नौकरियां सैलरी वाली थीं, जबकि 6 लाख दिहाड़ी के मजदूरों का काम छीन गया। 28 लाख के ऊपर सैलरीड जॉब्स कम हो गई, तो 60 लाख जॉब्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में कम हो गया और 28 लाख से ज़्यादा नौकरियां सैलरीड वर्कर्स की कम हो गई। ये चिंताजनक बात है। कुछ लोगों जिनकी नौकरियां चली गई, उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दिया या कोई और छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लिया। इसलिए बिजनेस पर्सन्स की जो नौकरियां हैं वो 20 लाख से बढ़ गई। तो 60 लाख एग्रीकल्चर में कम हुई, 28 लाख सैलरी जॉब्स में कम हुई, लेकिन 20 लाख कहीं और बढ़ गई बिजनेस में। तो नेट बेसिस पे 72 लाख नौकरियां कम हुई हैं। हालांकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का मानना है कि बेरोजगारी इस साल अप्रैल में पिछले साल जैसी नहीं है, जब बेरोजगारी दर 24% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। कोरोना महामारी किस तेजी के साथ देश में फैल रही है, उसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल अप्रैल महीने में देश के घरेलू व्यापार को 6.25 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ, जिसमें लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए रिटेल व्यापार को और 2 लाख करोड़ रुपए का होलसेल व्यापार को नुकसान हुआ है। सीएमआई का आकलन है कि अप्रैल में कृषि क्षेत्र में सीजनल कारणों से करीब 60 लाख रोजगार के अवसर घटे, जबकि इस महीने में करीब 20 लाख लोगों ने फिर से अपना रोजगार खड़ा किया। कोरोना संकट से निपटने के लिए जैसे जैसे अलग अलग राज्य लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते जा रहे हैं, कोरोना का साया अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है। जाहिर है, आर्थिक मोर्चे पर चुनौती बड़ी हो रही है और सरकार को लॉकडाउन की मार झेल रहे वर्करों और व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए जल्दी पहल करना होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना के संकट काल में लगातार आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हर तरफ कालाबाजारी हो रही है। ऐसे में मुंबई के एक परिवार से आपको हम मिलवाते हैं जो अपनी कीमती चीजें बेचकर जरूरतमंदों के लिए मसीहा बन बैठे हैं। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। कभी स्कूल टीचर रही रोजी सल्डाना पहले ब्रेन हेमरेज, फिर लकवा और अब दोनों किडनी खराब होने से डायलिसिस पर हैं। घर में खुद के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अप्रैल महीने में जब से किसी और व्यक्ति को उस सिलेंडर की जरूरत पड़ी, तब से जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर देना इस परिवार का अभियान बन गया है। मम्मी का सिलेंडर हमने एक पेशेंट को दिया जिनको एक्चुअल में ज़रूरत थी। उसके बाद से जो चालू हुआ है तो हमने बहुत जन को दिया है और तो हमने यहाँ पे उनकी लिस्ट बना के रखी है। तो जैसे जैसे हम पेशेंट लोग को देते हैं तो पेशेंट का आधार कार्ड का जेरोक्स और हम डॉक्टर का लेटर पैड मांगते हैं, ताकि जिस पे लिखा हो कि हाँ उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ये है। उनका एक ख्वाहिश है, गरीब लोग का मदद करना उनका एक ख्वाहिश है और उनका दिल ऐसा है कि दिल बोला बहुत बड़ा है। वो नहीं सोचता है कि मैं बीमार हूँ या मैं क्या हूँ, मेरा आगे का क्या होगा, वो नहीं सोचता। वो आगे का दूसरा गरीब लोग का सोचती है कि वो अच्छा हो जाएगा। पास्कल का डेकोरेशन का काम बंद है, इसलिए बेटे के साथ मिलकर अब पूरी तरह से लोगों की मदद में लग गए हैं। मेरे दोस्त के पिता को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसीलिए लेकर जा रहा हूँ। ये हैं वो शख्सियत या हम कह सकते हैं इंसानियत का वो रूप जो कि खुद का दर्द भूलकर दूसरों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और ऐसे ही देवदूत हैं जो इस कोरोना संक्रमण काल में एक उम्मीद की किरण बने हुए हैं गरीबों मजबूरों के लिए। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वक्त है देश प्रदेश में एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या कोरोना की तीसरी लहर बन सकती है छोटे बच्चों के लिए मुसीबत। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक
के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आइए आपको बताते हैं कि जो ये नई घातक लहर है कोरोना की, वो किस तरह से बच्चों को प्रभावित कर रही है। पिछली लहर में देखें तो 1 से 2% बच्चे संक्रमित हो रहे थे, इस बार 10% बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स यहाँ पे चिंता में हैं क्योंकि आने वाली तीसरी लहर की बात हो रही है और उस दौरान जो नया वेरिएंट है हो सकता है कि बच्चों पर ज़्यादा असर दिखाए। चिंता और इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि बच्चों के लिए टीका नहीं है और पर्याप्त ICU बेड्स भी नहीं, क्योंकि इस बार बच्चों को ICU की भी ज़रूरत पड़ी है। देखिए पूरी खबर। 6 साल की त्रिशा संजय कदम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से पीड़ित है। ऐसी तकलीफ जो कोविड के संक्रमण के बाद बच्चों में देखी जा रही है। इसे ICU में भर्ती करना पड़ा। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है पर एंटीबॉडी पॉजिटिव आई है, यानी भर्ती होने के कुछ हफ्ते पहले बच्ची को संक्रमण हो चुका था। फीवर था और पेट में दुख रहा था। फिर बाद में उसको हॉस्पिटल में मंडे को एडमिट किया और उसके बाद उसको फीवर वगैरह ज़्यादा था, लेकिन पेट में दुखना कम नहीं था। फिर बाद में उसका BP वगैरह सब लो होने लगा और फिर बाद में डॉक्टर ने हमको कोऑपरेट किया, सब बताया कि ऐसा ऐसा है, अब अभी ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। सब ने अच्छा से मेरी बेटी को बहुत, मतलब उसका जन्म हो गया दूसरा, ऐसा समझ लो। मुंबई इंटेंसिव केयर के सचिव और स्पर्श चिल्ड्रन अस्पताल के क्रिटिकल केयर के प्रमुख डॉक्टर अमीश वोरा बताते हैं कि त्रिशा का दिल सिर्फ 30 से 40% ही रिकवर हो पाया है। हम लोग ने उसको ICU में शिफ्ट किया, उसको मशीन पे रखना पड़ा। उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम था, 1 ब्लड प्रेशर की दवाई से नहीं लेकिन 3 ब्लड प्रेशर की दवाई देनी पड़ी। उसके बाद उसको स्टेरॉइड देना पड़ा और वो स्टेरॉइड भी हाई डोज देना पड़ता है ये बच्चे को। हार्ट अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हो गया है। आज एक हफ्ता हो गया है। बच्ची दिखने में तो सब नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर का हार्ट अभी भी सिर्फ 30-40% ही चल रहा है और इसके लिए हमको उनको फॉलोअप करना पड़ेगा 2 हफ्ते और 1 महीने में, और आगे चल के भी कि ये हार्ट बराबर हो जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पहले जहां 1 से 2% बच्चों में संक्रमण दिख रहा था, अब 10% में नजर आ रहा है। तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों के लिए टीका न होना चिंता की बात है। पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है उनको ज्यादा कोविड-19 इन्फेक्शन हो रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो होम क्वारंटाइन में और मॉनिटरिंग में निकल जाते हैं, लेकिन इस बार बच्चों को एडमिट भी करना पड़ रहा है। कुछ बच्चों में हम एडल्ट कोविड की पैटर्न भी देख रहे हैं, लेकिन अभी भी इतने सारे बच्चे हम नहीं देख रहे जिनको इतना सीवियर न्यूमोनिया हो और ऑक्सीजन और ICU का बेड लगे। लेकिन आने वाले कल में या थर्ड वेव में अगर स्ट्रेन चेंज होगा या फिर बच्चों में इन्फेक्शन का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा, बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं स्टार्ट होते हैं, ये भी एक वजह रहेगी कि बच्चों में थर्ड वेव में कोविड इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहेगा। मुंबई में बीते 6 दिनों में 10 साल से कम के 411 बच्चे संक्रमित हुए हैं। तीसरी लहर को लेकर महाराष्ट्र में बच्चों के लिए अलग से कोविड वार्ड बनाने की तैयारी है। इस बीच एक्सपर्ट्स की मांग है कि 18 साल से नीचे के लिए भी वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।